नमस्कार, आपका स्वागत है शिक्षा जगत में। आपके साथ मैं हूं शिखा शर्मा। वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए हमारी शिक्षा नीति में बदलाव की आवश्यकता बहुत समय से महसूस की जा रही थी। समय की मांग और परिस्थितियों को देखते हुए दशकों के बाद नई शिक्षा नीति लाई गई है। नई शिक्षा नीति जिसमें विद्यार्थी को सिर्फ किताबी ज्ञान पर ध्यान देने से हटाकर इस और भी ध्यान दिया जाएगा कि उनके व्यक्तित्व का विकास हो और विकास के साथ ही वो एक नए स्तर को, नई ऊंचाइयों को छू सके। इसी को ध्यान में रखते हुए नई शिक्षा नीति को बनाया गया है। नई शिक्षा नीति के बाद वैश्विक स्तर पर हमारे स्टूडेंट्स किस तरीके से दिखाई देंगे और भविष्य में क्या संभावनाएं हैं, इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। नई शिक्षा नीति और भविष्य, इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ हैं निर्मला आर्या जी, आप सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य हैं। राष्ट्रपति जी ने आपको पुरस्कृत किया है। इसके साथ ही शिक्षक दिवस पर आपको लोकसभा अध्यक्ष एवं केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री द्वारा भी सम्मानित किया गया है। एक लंबी फहरिस्त है मैडम को मिले हुए सम्मान की शिक्षा के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम कार्यक्रम में। हमारे साथ है मोहम्मद बिलाल जी, आप केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। धन्यवाद। बिलाल जी, जो सबसे पहली बात नई शिक्षा नीति को लेकर आती है कि इतने वक्त में हम सोच रहे थे कि हमारे स्टूडेंट वैसी शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं जैसी उनको आवश्यकता है, तो नई शिक्षा नीति का विजन क्या है और किन बिंदुओं को इसमें शामिल किया गया है? देखिए शिखा जी, नई शिक्षा नीति सबसे पहले मैं बता दूं पूर्व में 21वीं सदी के 20वें साल में इस नई शिक्षा नीति को इंट्रोड्यूस किया है। और उससे पहले हमारे भारत में दो शिक्षा नीतियाँ आई, एक 1968 में, एक 1986 में। उसके 34 वर्ष बाद शिक्षा में कुछ अहम बदलावों को महसूस करते हुए 2020 में इस नई शिक्षा नीति का हमारे यहाँ पे प्रस्तुतिकरण किया। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि भारत को वैश्विक स्तर पर शिक्षा के क्षेत्र में महाशक्ति बनाना और हमारे जो विद्यार्थी हैं उनमें शिक्षा के साथ ही तकनीकी ज्ञान और रचनात्मक कौशलता के साथ उनका विकास कैसे हो, यही इस नई शिक्षा नीति का उद्देश्य है। जी, तो मतलब हमारे विद्यार्थी सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं लेंगे, अब उनका व्यक्तित्व इस तरीके का बनेगा कि किताबी ज्ञान से अलग भी शिक्षा को वो समझेंगे। जी 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 बिल्कुल, वो उसके साथ जो समय के साथ बदलाव की ज़रूरत है। तकनीकी पक्ष भी, आर्टिफिशियल जो आजकल इंटेलिजेंस चल रहा है या जो नए नए आजकल प्रयोग हो रहे हैं शिक्षा में भी और जीवन में भी, तो उसको भी समझें, जीवन के दूसरे पहलुओं को भी समझें और अपने उसी के साथ शिक्षा के साथ दूसरे पहलुओं का भी विकास करें। जी, तो इसका विज़न तो बहुत अच्छा है, बिंदुओं को भी अच्छे तरीके से शामिल किया गया है और हमारी उम्मीदें भी बहुत सारी हैं। निर्मला जी, आपके व्यक्तित्व को जानकर, आपके शिक्षा के क्षेत्र में योगदान को जानकर अब सबसे पहला सवाल मन में यही आता है कि हम आपकी जो शिक्षा के क्षेत्र में अनुभव रहे उनके बारे में जानना चाहते हैं। और आपको इतने सारे अवार्ड्स मिले हैं, तो आप किस तरीके से स्टूडेंट के जीवन को छूते हैं और क्या आप महसूस करते हैं? सबसे पहले तो मुझे राधा कृष्ण की उन पंक्तियों ने बहुत प्रभावित किया जो मेरे जीवन का एक ध्येय बनी कि शिक्षक एक दीपक के समान होता है जो स्वयं जल करके दूसरों को प्रकाशित करता है। और जब मैं ट्रेनिंग में थी तो मैंने ये उद्देश्य बनाया था कि मुझे एक श्रेष्ठ शिक्षक ही बनना है। और जब शिक्षण कार्य करवाती थी मैं, तो मैं बिल्कुल इतना ज़्यादा बच्चों में डूब जाती थी कि मुझे पता ही नहीं लगता कि मेरा टॉपिक कब ख़त्म हो गया। तो बच्चों को पूरी तरह से, जब तक उनको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, मेरा शिक्षण आगे नहीं बढ़ता था। परीक्षा परिणाम मेरे हमेशा 100% रहे। जब मैंने शिक्षण करवाया तब भी, और जब मैं प्रधानाध्यापिका और प्रधानाचार्य बनी तब मेरा विद्यालय, पूरे विद्यालय का परीक्षा परिणाम श्रेष्ठतम रहे। तो सबसे पहली उपलब्धियां तो ये रही कि परीक्षा परिणाम उत्कृष्ट कोटि के रहे। दूसरा, विद्यालयों को देखा कि विद्यालय में बहुत सारी कमियां हैं, भौतिक संसाधनों की कमी है। मैंने भामाशाहों से संपर्क किया और भामाशाहों से संपर्क करते करते मुझे इतना अच्छा महसूस हो रहा है, कहते हुए गर्वानुभूति हो रही है कि मैंने लगभग 25 लाख का भामाशाहों को प्रेरित करके सहयोग प्राप्त किया। यही नहीं, निर्धन छात्राओं को जो पढ़ाई अर्थाभाव के कारण पढ़ाई छोड़ देती थी, मैंने उनको मोटिवेट किया, बैंकों को गोद दिलवाया, भामाशाहों से उनकी शुल्क व्यवस्था
और ड्रेसेस की व्यवस्था और शिक्षण सामग्री की व्यवस्था करवाने में योगदान दिया। जी। इसके अलावा विद्यालय के जो भौतिक वातावरण था उसको मैंने काफ़ी हद तक परिवर्तित किया। जिस विद्यालय में रही उस विद्यालय को मैंने हरा भरा किया और उस कारण इको क्लब के क्षेत्र में राज्य स्तर पे मेरा विद्यालय प्रथम स्थान प्राप्त कर सका 2 प्राइवेट स्कूलों की तुलना में। विद्यालय में जब भी कभी भी साहित्यिक सांस्कृतिक गतिविधियां होती थी, खेलकूद प्रतियोगिताएं होती थी, मैं बच्चों को बहुत मोटिवेट करती थी और राष्ट्रीय स्तर तक हमारे बच्चों की पहचान बनी। तो काफ़ी सारी उपलब्धियां रही और इसी कारण मुझे जनप्रतिनिधियों का भी सहयोग मिलता रहा और भौतिक दृष्टि से विद्यालय को समृद्ध किया। जी, तो आपका एक बहुत लंबा अनुभव रहा और हमने देखा भी कि शिक्षा के क्षेत्र में आपने कितना योगदान दिया है। ऐसे में अपनी पुरानी व्यवस्था को भी देखा है जो शिक्षा से जुड़ी हुई है। एक 10+2 पैटर्न था पहले और अब 5+3+3+4 पैटर्न हम देख रहे हैं। तो इन दोनों में आपको डिफरेंसेस क्या लगते हैं और क्या बेहतर है? डिफरेंसेस बहुत सारे हैं और मुझे तो एक पंक्ति याद आ रही है कि जो सर्प नया जीवन पाने तजकर केंचुल चल देता है, हर पंथ पुराना तजना है और नई राह पर चलना है। तो मैं यही कहूँगी कि 10+2+3 उस समय बहुत अच्छी मानी गई। बच्चे कक्षा 10 तक अध्ययन करते थे, 10th बोर्ड होती थी और उसके बाद 11th-12th में उनको वैकल्पिक विषय का चयन करना पड़ता था। 3 संकाय होते थे, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स। और 10th और 12th में बोर्ड परीक्षाएं होती थी। प्रारंभिक स्टेज पे सतत मूल्यांकन होता था जहां टीचर्स मूल्यांकन करते थे, बच्चों को घेरा बना करके और बिठाते थे। ऐसा नहीं कि टीचर इस कुर्सी पे बैठ करके और उनका मूल्यांकन कर रहा। तो प्राथमिक स्तर पर ये स्थिति थी और उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर 3 सामयिक परीक्षा टेस्ट और 2 परीक्षाएं हुआ करती थी। लेकिन अब आमूल चूल परिवर्तन, अब परिवर्तन ये 5 यानी फाउंडेशन कोर्स, फाउंडेशन स्टेज जो आ रही है उसमें पहले के जो 3 वर्ष हैं उसमें बच्चा खेल कूद की उसको गतिविधियां प्राप्त होगी और मनोरंजनात्मक क्रियाएं उसको सीखने को मिलेगी और इसके अलावा उस वातावरण में बच्चे अपने क्रिएटिविटी को डेवलप कर पाएंगे और बच्चों को लगेगा भी नहीं कि वो 3 साल कहाँ पूरे हुए। वो 4थे साल में प्रवेश लेते ही उनकी पहली कक्षा प्रारंभ होगी, पहली और दूसरी कक्षा। तो इस तरह से 5 वर्षीय कोर्स है जहाँ परीक्षा का कोई प्रावधान नहीं होगा। इसके बाद जो 3 इयर्स का है वो आता है प्रिपरेटरी स्टेज। उस स्टेज पे 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं क्लासेस आती है जहाँ से कंप्यूटर शिक्षा प्रारंभ होगी। कोडिंग का ज्ञान करवाया जाएगा, कुछ व्यावसायिक कौशलों की जानकारी बच्चों को दी जाएगी ताकि वो अपने से संबंधित कौशल में अपना विकास कर सकें। इसके अलावा गणित विज्ञान की शिक्षा दी जाएगी और यहीं से मूल्यांकन कार्य प्रारंभ हो जाएगा। इसके बाद आता है 6th, 7th, 8th, 5, 6, 8 हो गए, 9th और 10th। 9th, 10th, 11th, 12th ये 4 वर्षीय कोर्स होगा। इसमें आमूल चूल परिवर्तन किया और ये बहुत अच्छा परिवर्तन है। इस परिवर्तन से बच्चों में एक तो रटने की क्षमता खत्म होगी, परीक्षा का जो भय होता है वो भय खत्म हो जाएगा। 9th, 10th तक बच्चों की अभी तक जो व्यवस्था थी वो सभी विषयों को पढ़ना होता था और 11th, 12th में उनको संकाय चयन करना पड़ता था। अब 9th, 10th, 11th, 12th इन चारों में सेमेस्टर सिस्टम लागू होगा। प्रति 6 माह में परीक्षा होगी। पहली परीक्षा ऑब्जेक्टिव टाइप की होगी और दूसरी परीक्षा सब्जेक्टिव टाइप। तो पुरानी व्यवस्था से अब बहुत ज़्यादा अंतर हमें देखने को मिल रहा है क्योंकि प्रारंभिक स्टेज पे बच्चों के लिए शिक्षा आनंदमयी बन पाएगी। बच्चों का विद्यालय से जुड़ाव होगा। जो एक सरकारी स्कूलों के प्रति अभिभावकों की धारणा सही नहीं होती थी उसमें परिवर्तन होगा और बच्चा खेल खेल में सीख सकेगा। तो और ये कहा गया कि बच्चा का सर्वाधिक मानसिक विकास पहले 5 वर्षों में होता, तो यहाँ उसको अवसर मिलेगा। तो ये उस दृष्टि से बहुत अच्छी शिक्षा नीति आ रही है। ये हमारे लिए एक वरदान साबित होगी। और जहाँ 9 से 12 तक एक और बहुत अच्छी व्यवस्था की गई। अभी तक साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स इसमें फिक्स विषय हुआ करते थे। अब
कोई भी बच्चा साइंस का एक विषय ले सकता है, कॉमर्स का एक विषय ले सकता है, आर्ट्स का कोई भी विषय ले सकता है। यानी अब जो फैकल्टी व्यवस्था थी वो खत्म कर दी गई तो है। निर्मला जी तो बच्चा अपनी रुचि के अनुसार सब्जेक्ट चयन कर पाएगा। तो ये रुचि से जुड़ी बात है। और बिलाल जी, जैसे आप भी एक युवा शिक्षक हैं, तो हमारे वक्त में बांट दिया जाता था, मतलब किसी स्टूडेंट को हम देखते थे ये साइंस से है, ये आर्ट से है, ये कॉमर्स से है, और हमारे दिमाग में यही चलने लग जाता था कि हम क्या करना चाहते हैं, हम कौन सी स्ट्रीम में जाएंगे। तो अब आप ये जो व्यवस्था देख रहे हैं, इसमें आप कितना अंतर महसूस कर रहे हैं और कितना वो दिमाग से बोझ हट जाएगा कि ये आर्ट्स वाला बच्चा है, ये कॉमर्स वाला है? बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रही हैं। जैसा अभी मैडम ने भी बताया कि बच्चों को विषय चुनने की स्वतंत्रता जो अब तक 11th-12th क्लास में मिलती थी, वो अब 9th क्लास से ही वो इस नई शिक्षा नीति के तहत अपना मनपसंद सब्जेक्ट चुन सकेंगे। और फिर साइंस वाला बच्चा आर्ट्स के विषयों की भी पढ़ाई कर सकेगा। और कुछ ऐसी व्यवस्था की गई है, आर्ट्स वाला बच्चा अगर चाहेगा तो वो साइंस के या फिर कॉमर्स के भी विषयों को चुन सकेगा। ताकि कभी कभी हम देखते हैं बच्चा ले लेता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ले लेता है, या उसमें से किसी एक सब्जेक्ट में वो कमज़ोर है, वो नहीं कर पा रहा है, और फिर उसका स्कोरिंग बाद में जब परिणाम आता है तो वो कम रहता है। तो उसमें नई शिक्षा नीति में व्यवस्था की गई है कि बच्चा अगर किसी विषय में उसका रुचि नहीं है, उसकी रुचि नहीं है, या फिर किसी में अपने आप को सक्षम महसूस नहीं करता, तो वो दूसरे संकाय के विषय जो मैडम ने बताया कि कला या जो कॉमर्स वाले संकाय हैं उनके विषयों का चयन कर अपनी पसंद के अनुसार सब्जेक्ट्स कॉम्बिनेशन कर सकेगा। और फिर अगर ऐसा है तो बच्चे की तो बहुत अच्छी बात है, उसके परिणाम भी अच्छा होगा और आगे जो उसको करियर बनाने की दिशा में उसको बहुत मदद मिलेगी। एक प्रेशर भी देखने को मिलता था पहले, जैसे पेरेंट्स का प्रेशर आ जाता था कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा तो बस मेडिकल वाली फील्ड में जाना है, और वो खुद डिसाइड नहीं कर पाते थे। तो आपको लगता है कि अब बच्चों को डिसाइड करने का भी मौका मिलेगा? बेशक, बिल्कुल। इसमें तो बहुत अच्छा है, बच्चों को चुनने की स्वतंत्रता जब सब्जेक्ट को मिलेगी तो बच्चे, ठीक है, वो जो प्रेशर एक तरह का वो जो महसूस करते थे अभी तक, कुछ अपने शायद दोस्तों के दबाव में या अपने अभिभावकों के, पेरेंट्स के दबाव में एक विषय ले लेते थे, बाद में अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं, लेकिन उनके पास वापस जाने का या दूसरा विषय चुनने की कोई स्वतंत्रता नहीं थी। अभी वो जो स्वतंत्रता इस नई शिक्षा नीति ने दी है, उससे बच्चे अपने विषय का चयन भी कर सकते हैं और फिर जिस फील्ड में वो अपना करियर बनाना चाहते हैं, चाहे वो साइंस फील्ड में बनाना चाहें या फिर आर्ट्स के फील्ड में, अगर वो डिज़ाइनिंग की फील्ड में जाना चाहेगा तो साइंस वाले बच्चे को बाध्यता नहीं है कि अब उसने साइंस ले ली तो वो आर्ट्स में नहीं जा सकेगा, है ना। तो इसी तरह कॉमर्स वाला बच्चा है, अगर उसको करना है कि नहीं मुझे तो कॉमर्स में या आगे मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो अपना सब्जेक्ट जो दूसरा उसने चयन किया हुआ है आर्ट्स का या साइंस का, तो वो अपने दूसरे सब्जेक्ट को भी अपना करियर बना सकता है। जी, तो अब हमारे जो विद्यार्थी हैं इस डर में रहते थे कि वो एक स्ट्रीम में अगर चले गए तो फिर उसे बदल नहीं पाएंगे, उनका इंटरेस्ट अगर बदल रहा है और वो कुछ दूसरे क्षेत्र में जाना चाह रहे हैं, तो अब उन्हें इस नई शिक्षा नीति में परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। नई शिक्षा नीति आपको चुनाव का अवसर भी देती है, आपको सोचने की क्षमता का भी विकास करती है और आप ये निर्णय कर पाएंगे कि आप करना क्या चाहते हैं। निर्मला जी, जब शिक्षा की बात होती है तो उसमें भाषा का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो नई शिक्षा नीति में बात की जा रही है मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा को जोड़ने की, तो इसे आप किस तरीके से देखते हैं और विद्यार्थियों पर इसका क्या प्रभाव देखने को मिलेगा? मुझे एपीजे अब्दुल कलाम की एक पंक्ति याद आ रही है जी। उन्होंने एक बार कहा था कि मैं एक अच्छा वैज्ञानिक इसलिए बन पाया कि मैंने गणित और विज्ञान विषय अपनी मातृभाषा में पढ़े। बहुत इम्पोर्टेंट है ये पंक्ति कि यदि बच्चे को शिक्षण अगर मातृभाषा में करवाया जाएगा तो सबसे पहला तो ये होगा कि शिक्षण बहुत सहज हो जाएगा। जी। बच्चा जो, जैसा कि मैंने अभी बताया था कि जब शुरू में जन्म के से लेकर के वो अपनी माता के संपर्क में रहता, अपने परिवार के संपर्क में रहता, तो जो माँ के आंचल से पल्लवित भाषा है उसको वो सुनता है, आत्मसात करता है और बोलने की चेष्टा करता है। जी। जब वो बोलेगा तो सामने वाला क्या बोल रहा है, शिक्षक क्या बोल रहा है, उसको सुनेगा और उससे आत्मसात करने का प्रयास करेगा। फिर दूसरी बात यह कि शिक्षा का अधिकार बालक का एक संवैधानिक अधिकार है और जब ये मातृभाषा से जुड़ जाएगा तो निश्चित रूप से इसके बहुत अच्छे सुखद परिणाम होंगे। इसलिए बच्चे को शिक्षा तो मातृभाषा में ही दी जानी चाहिए। जी। 4 कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इन 4 कौशलों का विकास भाषा में जितनी अच्छी तरह से होता है मातृभाषा में, वो अन्य भाषाओं में नहीं हो सकता।
यदि हमने बच्चे के ऊपर कोई दूसरी भाषा ला दी जबरदस्ती, तो वो न तो वो इस भाषा को आत्मसात कर पाएगा और न अपनी मातृभाषा को। हम देखते हैं अभी कई बार हम देखते हैं जो बच्चे अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में जाते हैं, जब उनसे बात की जाए 56 लिखा जाए और पूछेंगे कि इसको हिंदी में क्या कहते हैं, तो वो इस बात की जानकारी उसको नहीं होती है। तो ये हमारे लिए बेहद दुखद है। दूसरी बात यह है कि मातृभाषा हमें राष्ट्रीयता से जोड़ती है। बच्चे के मानसिक और जो भाषाई विकास होता है, वो भाषाई विकास की पहचान मातृभाषा से ही होती है। इसलिए मातृभाषा का बहुत बड़ा रोल है। जी, तो भविष्य में इसकी सुखद परिणाम हम देखेंगे। सुखद परिणाम है। और नई शिक्षा नीति में बहुत अच्छा प्रयास किया गया है कि मातृभाषा को बहुत अधिक महत्व दिया गया। यही नहीं, तकनीकी शिक्षा में भी ऐसा प्रयास किया जाएगा कि उसके तकनीकी शिक्षा में भी मातृभाषा में कंटेंट तैयार करवाने का इसमें प्रयास किया जा रहा है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। और प्राथमिक स्तर तक तो है, इसे 9-10 में भी 2 भारतीय भाषाओं को लेने की बात कही गई है। हाँ, 9-10 में ये जरूर है, 9 से 12 में कि बच्चा यदि चाहे तो वो विदेशी भाषा भी ले सकता है, लेकिन तब तक वो बहुत परिपक्व हो जाता है। इसलिए मातृभाषा में उसके द्वारा ग्रहण किया ज्ञान निश्चित रूप से फलदायी होगा। जी, तो नई शिक्षा नीति में जो भाषा से जुड़ी बात है वो हमारे शिक्षा लेने वाले विद्यार्थियों के लिए सहजता लेकर आएगी, अपनी भाषा में वो ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। बिलाल जी, एक समस्या ये भी देखने में आती है कि एग्ज़ाम आने वाला है, तब बच्चा बहुत एक्टिव हो जाता है कि अब एग्ज़ाम है, लोग किताबें पढ़ते हैं और लिख के आ जाएंगे। एक एग्ज़ाम को लेकर थोड़ा सा मन में रहता है बस कि अब एक्स्ट्रा पढ़ाई करनी है। कुछ बच्चे लगातार करते हैं, कुछ बच्चे थोड़े दिन पहले करते हैं और कुछ बच्चे कुछ समय पहले। तो ऐसे में पुराने एग्ज़ाम पैटर्न को हम देखते हैं और नई शिक्षा नीति में एग्ज़ाम पैटर्न किस तरीके के हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है और क्या बदलाव हमें देखने को मिलेगा? देखिए, नई शिक्षा नीति में एग्ज़ाम पैटर्न में भी बहुत बदलाव किया गया है। बच्चों को जो व्यर्थ का तनाव होता है, परीक्षा का नाम सुनते ही बच्चों को तनाव होता है, तो उस तनाव को भी कैसे कम किया जाए, इसका भी ध्यान नई शिक्षा नीति में रखा गया है। उन्होंने बोर्ड परीक्षाएं जो सबसे ज़्यादा तनाव का कारण बच्चों के लिए और उनके साथ साथ अभिभावकों के लिए भी बनती हैं, तो उस बोर्ड की परीक्षा को भी 6-6 महीने के सेमेस्टर में बांटा गया है। मतलब एक साथ नहीं होके वो बोर्ड परीक्षा भी साल में 2 बार हुआ करेगी, जिससे बच्चों को तनाव कम होगा। साथ ही उनके कौशल पर भी विकास, जो कौशल भी है उनका, वो विकसित किया जाएगा, उस पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा, ताकि उसमें भी यदि बच्चा अगर अच्छा कर रहा है तो वो अपना उस पक्ष को भी वो साबित कर सकेगा। साथ ही परीक्षा के और जो पढ़ाई के जो बोझ है उसको भी कम करने के लिए इस नई शिक्षा नीति में पहल है कि कुछ बैग, स्कूल बैग और जो किताबों का जो बोझ है उसको भी कम करेंगे। कुछ ई कंटेंट बनाने की भी बात कर रहे हैं कि आधुनिक शिक्षा पद्धति को आत्मसात करते हुए हम नई तकनीकी शिक्षा से बच्चों को कैसे जोड़ें और ई कंटेंट को लागू करके किताबी बोझ को भी कम किया जाए। तो किताबी बोझ भी कम होगा और इसके साथ ही सिलेबस भी कम होगा। इम्पॉर्टेंट बातें हमारे स्टूडेंट पढ़ेंगे। और प्राथमिक स्टेज पे एक और बात मूल्यांकन के लिए कही गई है कि प्राथमिक स्तर पे जो मूल्यांकन होगा वो 3 प्रकार से होगा। स्व मूल्यांकन, बच्चा अपना स्वयं का मूल्यांकन करेगा, इससे उसमें आत्मविश्वास पैदा होगा। दूसरा मूल्यांकन करेंगे उसके सहपाठीगण, तो उससे आपस में मैत्री भाव और सौहार्दपूर्ण वातावरण बना पाएंगे। तीसरा मूल्यांकन करेगा शिक्षक, जो जिसमें वैधता होगी, विश्वसनीयता होगी। तो ये सतत मूल्यांकन की दृष्टि से ये 3 प्रकार के मूल्यांकन प्राथमिक स्तर। मूल्यांकन की बात आपने की, तो पहले वाली पद्धति से मूल्यांकन की अगर हम तुलना करें तो इसमें क्या अंतर है और आपको क्या बेहतर लगता है? बहुत अंतर है। नई शिक्षा नीति में जो कॉन्सेप्ट आ रहा है वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि एक तो परीक्षा का तनाव कम होगा, परीक्षा का जो भय होता, कई बच्चे डिप्रेशन में चल जाते हैं, उस डिप्रेशन की स्थिति से बचा जा सकेगा। और एक बहुत अच्छी चीज़ है और ये कि 10th बोर्ड को समाप्त कर दिया गया है ना। तो अब क्या होगा, जब सेमेस्टर में सिस्टम में ये होगा कि आधी बुक पढ़ी, उस आधी बुक का एग्ज़ाम। अभी तक क्या होता था 10th और 12th में कि पूरा पाठ्यक्रम बोर्ड परीक्षा में आता था, तो बच्चा जो पढ़ करके भूल जाता था उसको वापस से पढ़ना पड़ता था। अब इस स्थिति में, इस स्टेज पे वो जितना कंटेंट पढ़ा उसी का एग्जाम देगा, फिर वो खत्म, फिर अगला कंटेंट, उसका एग्जाम, फिर वो समाप्त। और 12th में आकर के बोर्ड परीक्षा होगी और वो बहुत ज़रूरी भी है। अगर बोर्ड परीक्षा नहीं होगी किसी भी स्टेज पे, तो मूल्यांकन का कोई आधार ही नहीं होगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि
12th में बोर्ड परीक्षा है, बाकी 9 to 12 11th तक सेमेस्टर सिस्टम है। तो ये बहुत अच्छी व्यवस्था है। और बच्चों को एक भयहीन माहौल में जब बच्चे पढ़ेंगे तो पढ़ाए गए ज्ञान को वो आत्मसात कर पाएंगे। तो भयहीन माहौल मिलने वाला है बिलाल जी। हमारे स्टूडेंट की अगर हम बात करते हैं तो वो एक बहुत बड़ी एज में आने के बाद अपने स्किल को डेवलप करने के बारे में सोचते हैं। अभी तक हमने ये नहीं सोचा था कि विद्यालय के स्तर पर हमारे जो विद्यार्थी हैं उनमें कुछ स्किल डेवलप की जाए, उनका ध्यान इस तरफ लाया जाए। तो नई शिक्षा नीति में क्या कुछ व्यवस्था है स्किल डेवलपमेंट से जुड़ी हुई? बिल्कुल, आपने बिल्कुल इस बिंदु पर ध्यान केंद्रित किया। ये नई शिक्षा नीति में जो स्किल की आप बात कर रही हैं, जो कौशल विकास की बात हो रही है, वो उसको बहुत एक महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में शामिल किया गया है। बच्चा जिसमें रुचि रखता है, चाहे वो कौशल किसी भी तरह का हो, उसका सिंगिंग टैलेंट है या डांसिंग है या उसका किसी योग में टैलेंट है या किसी खेल में उसका इंटरेस्ट है, तो उसको कैसे डेवलप किया जाए स्कूल लेवल पर ही, ताकि बच्चा आगे जाके अपने भविष्य को भी उसमें बनाए। और इस बात के लिए उन्होंने जो माध्यमिक स्तर है 6 to 8 वाला, उस पे स्कूल स्तर पर ही, विद्यालय स्तर पर बच्चों के इस कौशल को भी विकसित करने के लिए बहुत जोर दिया गया है। कैसे उनको विकास किया जा सकता है, बच्चों को उस तकनीकी ज्ञान के साथ साथ उनके कौशल पर भी ध्यान टारगेट किया जाए, जिससे कि बच्चे अपने किताबी ज्ञान के साथ साथ अपनी इस रुचि को भी बढ़ावा दें और फिर अपने इस करियर को के रूप में उसे अपना सकते हैं या फिर अपने जीवन में उसे एक ला सकते हैं। इसके साथ ही वोकेशनल कोर्सेज हैं कुछ, उनके बारे में भी आप बताएं। वोकेशनल कोर्सेज को भी इसके अंदर शामिल किया गया है। जो कौशल हैं उसी के साथ साथ जैसे मैंने बताया डांसिंग, योगा और या फिर सिलाई, कुछ ये हुनर वाले जो काम कहलाते हैं वोकेशनल वाले, जो चाहे लकड़ी का काम हो, चाहे ये सिलाई का काम हो, तो इस तरह के भी कौशल केंद्र विकसित करने की व्यवस्था केंद्र सरकार की तरफ से चल रही है। और उसको स्कूल स्तर पर ही कैसे लागू किया जाए, इस नई शिक्षा नीति के अंदर इसकी भी व्यवस्था की गई है। उन बिंदुओं पे भी इन्होंने गौर किया है। तो बिलाल जी, अब आपको महसूस होता है कि पहले की तुलना में हमारे स्टूडेंट इस नई शिक्षा नीति से बेहतर और स्ट्रेस फ्री एजुकेशन प्राप्त करेंगे? जी बिल्कुल। मैं जैसे कि केंद्रीय विद्यालय में हूँ, तो इसमें से कुछ बातें इस शिक्षा नीति की केंद्रीय विद्यालय में पहले से ही चली आ रही हैं और वो एक हमारे करिकुलम का ही हिस्सा हैं। और इस तरह वाकई में तनाव जो हम अपने स्तर पे अपने जीवन में जब देखते थे, जब हम पढ़ते थे, तो उससे तो काफ़ी तनाव कम है। और नई शिक्षा नीति के आने के बाद बच्चों में जो पढ़ाई का भय है वो बिल्कुल एक तरह से ख़त्म हो जाने वाला है और वो एन्जॉयमेंट के साथ और उसको आनंद के साथ उस शिक्षा को ग्रहण करेंगे। तो मुझे लगता है कि शिक्षा का तनाव भी कम होगा और आगे बच्चे अपने भविष्य भी इसमें संवार सकेंगे। नई आकांक्षाएं हैं, नई उम्मीदें हैं और अवसरों का एक बहुत बड़ा आकाश है जो हमारे स्टूडेंट्स को नई शिक्षा नीति से मिलेगा। भविष्य बहुत उज्जवल है, स्वर्णिम है। आज के इस कार्यक्रम में हमने नई शिक्षा नीति से जुड़ी हुई बातें की, भविष्य में क्या बदलाव हम देखेंगे इससे जुड़ी बातें की। और कार्यक्रम में चर्चा के लिए आज हमारे साथ जुड़े निर्मला आर्य जी और मोहम्मद बिलाल जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। 2 पंक्तियां मैं बोलना चाहूँगी जी कि हम जो नई शिक्षा नीति को अपना रहे हैं एक विश्वास के साथ अपनाएं जी। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारी सभी की इच्छा शक्ति जो है उसमें दृढ़ता होनी चाहिए कि तुम नया विश्वास लेकर पग बढ़ाओ आज अपना, तुम नया विश्वास लेकर पग बढ़ाओ आज अपना, तुम नया स्वप्न लेकर द्रग उठाओ आज अपना, छूट जाने दो बहुत पीछे पुराने उस गगन को, तुम नया आकाश लेकर जग संवारो आज अपना, तुम नया आकाश लेकर जग संवारो आज अपना। वाह। तो निर्मला आर्य जी की इन्हीं पंक्तियों के साथ आज हम कार्यक्रम में बस इतना ही समय था हमारे पास। बातें आपसे और भी होंगी अलग अलग विषयों से जुड़ी हुई, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।